हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राइम प्रेप। तो आज हम इस वीडियो में इग्नू के MPSC 006 विच इज़ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। वट इज डेटरेंस एक्सप्लेन। तो डेटरेंस होता क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे, इसके मीनिंग के बारे में बताएंगे। उसके बाद इसके टाइप्स, इंडिया की क्या पॉलिसी है डेटरेंस को लेकर, और जो बाकी स्कॉलर्स हैं उन्होंने डेटरेंस के बारे में क्या कहा है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसका मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है। तो डेटरेंस का मतलब होता है कि डर के जरिए शांति बनाए रखना। ठीक है, कि मतलब डेटरेंस मीन्स मेंटेनिंग पीस बाय क्रिएटिंग फियर इन द अपोनेंट्स माइंड। कि जिसके साथ भी हमारी लड़ाई हो, जिसके साथ भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, उसके माइंड में इतना फियर ला देना वॉर को लेकर या किसी भी चीज को लेकर कि वो पीस मेंटेन करे। ठीक है, वो लड़ाई या वो वॉर रोक दे। ये कंसेप्ट मेनली इंटरनेशनल रिलेशन और मिलिट्री स्ट्रेटेजी में यूज होता है। इस कंसेप्ट को हम न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी और कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके मीनिंग के बारे में बात करें, डोंट अटैक मी बिकॉज इफ यू डू आई विल हिट यू बैक सो हार्ड दैट इट विल नॉट बी वर्थ इट फॉर यू। कि अगर तुम मुझे अटैक करोगे तो मैं भी तुम्हें उतना ही अटैक करूंगा कि जो तुम सहन नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसका मतलब यही होता है एक तरीके से। और तो हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो हम न्यूक्लियर डेटरेंस क्या होता है। न्यूक्लियर डेटरेंस होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है डेटरेंस का। ठीक है, अगर एक कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो दूसरी कंट्री भी यही सोचती है कि अगर दूसरी कंट्री ने हमें अटैक किया तो हम भी उन्हें जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इस डर से कोई भी वॉर नहीं करता। सेकंड है हमारा कन्वेंशनल डेटरेंस। कन्वेंशनल डेटरेंस क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर के बिना नॉर्मल आर्मी या मिसाइल के जरिए मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाई जाती है। ठीक है, और हम इतनी मिलिट्री स्ट्रेंथ अपने दिखा देते हैं कि जो वॉर होती है वो नहीं होती, वो रुक जाती है। एक्सटेंडेड डेटरेंस क्या होता है, जब एक कंट्री अपने अलाइज को भी प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करती है। ठीक है, कि अगर आप हमारे फ्रेंड को अटैक करोगे तो हम भी आपको जवाब देंगे, जैसे कि यूएसए करती है, हमने देखा भी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इंडिया की क्या पॉलिसी है डेटरेंस को लेकर। इंडिया फॉलोज अ नो फर्स्ट यूज NFU पॉलिसी फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। कि इंडिया बोलती है कि हम पहले यूज नहीं करेंगे। इट मीन्स that India will not attack first, but if attacked with nuclear weapons, it will respond with full force। कि हम पहले अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया तो हम उसको फुल फोर्स से रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, इंडिया की ये पॉलिसी है। स्कॉलर्स क्या व्यू रखते हैं डेटरेंस को लेकर। ये जो है हमारे केंथ वॉल्ट्स, ये एक रियलिस्ट थिंकर है जो कि बोलते हैं कि मैं न्यूक्लियर डेटरेंस को सपोर्ट करता हूँ, कि हमारी स्टेबिलिटी लाता है, क्योंकि बाकी कंट्रीज अवॉइड कर देती है वो दोनों साइड। व्हेन बोथ साइड्स कैन डिस्ट्रॉय ईच अदर, जब दोनों साइड की कंट्रीज एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखती है। ठीक है, तो एक न्यूक्लियर डेटरेंस वहां पे हम लेके आ सकते हैं। ये सबसे ज्यादा मतलब वैलिड मानते हैं कौन, केंथ वॉल्ट्स। उसके बाद गांधी जी क्या बोलते हैं डेटरेंस के बारे में। ये डेटरेंस को क्रिटिक करते हैं, मतलब डेटरेंस को ये मानते नहीं है। ये बोलते हैं कि गांधी जी वुड नॉट सपोर्ट डेटरेंस। गांधी जी डेटरेंस को सपोर्ट नहीं करते, स्पेशली न्यूक्लियर डेटरेंस को, क्योंकि वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। जैसे कि हम सब जानते हैं, वो बोलते थे कि हम बातचीत करके, डायलॉग से और मॉरल पावर से भी किसी भी इशू को हम सॉल्व कर सकते हैं। गांधी जी सेड पीस बेस्ड ऑन फियर इज नॉट रियल पीस। कि अगर हम डर बना दे किसी और कंट्री में या किसी भी लोगों में तो वो रियल पीस नहीं लाएगा। वो बोलते हैं कि हम रियल पीस लेके आ सकते हैं किससे, प्यार और ट्रस्ट से, ट्रुथ से, ना कि वेपन से। यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे कोल्ड वॉर के बारे में। ठीक है, और एक इंडिया पाकिस्तान का भी आप यहाँ पे ले सकते हो। दोनों कंट्री ही वॉर के न्यूक्लियर पावर, दोनों ही कंट्री न्यूक्लियर पावर है, तो दोनों ही कंट्री क्या करती हैं, अवॉइड करती है कि न्यूक्लियर वॉर ना हो। ठीक है, इसके बाद आप लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन डाल सकते हैं कि ये एक पावरफुल आइडिया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ये प्रिवेंट करता है ज़्यादातर वॉर से। ठीक है, न्यूक्लियर एज, बट इट इज़ बेस्ड ऑन अ फियर। ये फियर पे बेस्ड होता है, ना कि ट्रस्ट और मॉरल वैल्यूज़ और प्रैक्टिकल रिस्क पे। और बहुत सारे रियलिस्ट सपोर्टर्स ने पीस मेंटेन करने के लिए भी इसको
सपोर्ट किया है इसे डेटरेंस के आइडिया को, लेकिन जो गांधी जी हैं उन्होंने इस आइडिया को क्या किया है, रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि नॉन वायलेंस, डायलॉग और जस्टिस से भी हम रियल पीस मेंटेन कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि है हमारा इनोमरेट द फीचर्स ऑफ अ रिवोल्यूशनरी वॉर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रिवोल्यूशनरी वॉर का मतलब क्या है, रिवोल्यूशनरी वॉर होता क्या है। तो जब लोग अपनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट या अपने जो सिस्टम है उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और चाहते हैं कि पूरी व्यवस्था या पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाए और एक नया सिस्टम लाया जाए, तो उसे हम उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेवोल्यूशनरी वॉर कहते हैं। ठीक है, ये मतलब छोटे मोटे बदलाव की लड़ाई नहीं होती, इसका एम होता है कि पूरा रेडिकल चेंज, पूरा ही सिस्टम चेंज कराना, इसका क्या होता है, एम होता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स होते हैं एम ऑफ रेडिकल चेंज, कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, पूरा कंप्लीट चेंज होना चाहिए। कि रेवोल्यूशनरी वॉर में लोग चाहते हैं कि पूरा पॉलिटिकल या उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है पूरा ही बदल जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोनार्की की जगह क्या आ जाए, डेमोक्रेसी, मोनार्की की जगह क्या आ जाए, डेमोक्रेसी आ जाए। सेकंड पॉइंट इज मास पार्टिसिपेशन। इसमें क्या होता है, ऑर्डिनरी सिटीजन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि वर्कर हो गए, पीजेंट्स हो गए, यूथ हो गए। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम ट्रेंड आर्मीज की ही बात करें। थर्ड पॉइंट इज आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन। आइडियोलॉजिकल मोटिव थर्ड पॉइंट इज आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन। आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे हम किसी आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी चाहते हैं, नेशनलिज्म चाहते हैं, हम फ्रीडम चाहते हैं कॉलोनियल रूल से। ठीक है, फोर्थ इज अपना स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेशन, कि हम क्या करते हैं, हम लड़ाई, हम फाइट करते हैं। ठीक है, हम अपना स्टैंड लेते हैं उस सिस्टम के अगेंस्ट, जैसे कि डिक्टेटरशिप हो गई, सोशल इनइक्वालिटी हो रही है, उसके अगेंस्ट हम अपना स्टैंड लेते हैं। Long duration and phases. Revolutionary war often take years or even decades to reach their goals and go through multiple stages including mass protest, guerrilla war और political negotiation. इसमें क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, कि मतलब हमें चेंजेस लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, अपने गोल्स तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। यूज़ ऑफ प्रोपेगेंडा एंड मोबिलाइजेशन। लीडर्स क्या होते हैं, स्लोगन्स यूज़ करते हैं, एजुकेशन का यूज़ करते हैं, मीडिया यूज़ करते हैं, अलग अलग टूल्स यूज़ करते हैं ताकि वो लोगों को इंस्पायर कर पाए और स्प्रेड कर पाए अपने आइडियाज़ को। कौन से आइडियाज़ को, रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को। पॉइंट सेवंथ इज न्यू लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफन क्रिएट न्यू लीडरशिप often outside the official गवर्नमेंट एंड बिल्ड देयर ओन पैरेलल इंस्टीट्यूशन। कि न्यू लीडर्स आने लग जाते हैं, ठीक है, न्यू न्यू लीडरशिप आने लग जाती है, न्यू आइडियाज इमर्ज होने लग जाते हैं, जिसके थ्रू वो रेवोल्यूशनरी चेंज ला पाते हैं। एट पॉइंट इज ग्लोबल इन्फ्लुएंस। सम रेवोल्यूशन वॉर हैव हैड वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट इंकरेजिंग सिमिलर मूवमेंट्स एल्सवेयर। ग्लोबल इन्फ्लुएंस हो जाता है इसके थ्रू, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो हमने देखा था। ठीक है, एंटी कॉलोनियलिज्म स्ट्रगल जो हमारा ग्लोबली पार्टिसिपेट किया, उसने बहुत सारी बाकी कंट्रीज पे इंस्पायर्ड हुई कि हाँ भाई हम भी अपना स्टैंड ले सकते हैं, हम भी चेंज ला सकते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी होता है। उसकी लास्ट में आप थोड़ा सा यहाँ पे अपने आंसर को एंड करने के लिए कंक्लूजन लिख सकते हो। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि है हमारा एग्जामाइन आर्बिट्रेशन एज अ मेथड ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट। इन द फील्ड ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, आर्बिट्रेशन इज अ मेथड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR। ये एक मेथड है डिस्प्यूट्स को कम करने का। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर। कि जो हमारा थर्ड पार्टी होता है वो न्यूट्रल होता है और उसको हम आर्बिट्रेटर कहते हैं, जो कि हमारी डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जो कि दोनों साइड की बात सुनता है। ठीक है, तो एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये एक आर्बिट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पार्टीज अपनी डिस्प्यूट सॉल्व करवाने के लिए थर्ड पार्टी के पास लेकर जाती है, जो कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, वो किसी के भी फेवर में नहीं होता, किसी की भी टीम में नहीं होता। इसे हम क्या कहते हैं, जो थर्ड पार्टी होती है इसको हम कहते हैं आर्बिट्रेटर। इसका मतलब क्या होता है, अब इसका मतलब होता है ये वो प्रोसेस होता है जहाँ पे दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होती है और वो थर्ड पार्टी के पास लेकर जाता है। इसके की फीचर्स पे, जो वॉलेंट्री प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टीज है वो एग्री करती है कि कौन हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाएगा। ठीक है, मतलब वो खुद से ही अपना आर्बिट्रेटर चूज करती है। सेकंड है हमारा न्यूट्रल थर्ड पार्टी।
जो थर्ड पार्टी होती है उनको कोई भी मतलब नहीं होता किसी भी अपने उनके पर्सनल इंटरेस्ट से या किसी भी आउटकम से। उसका मेन मोटिव क्या होता है कि वो फेयरली एक्ट करे और जो उनकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवाए। थर्ड है हमारा बाइंडिंग आउटकम। बाइंडिंग आउटकम का मतलब है जो आर्बिट्रेटर होता है उसका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है। कॉन्फिडेंशियल और इनफॉर्मल। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग आर जनरली प्राइवेट एंड मोर फ्लेक्सिबल देन द कोर्ट ट्रायल। जो आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब फ्लेक्सिबल होता है। थर्ड फिफ्थ है हमारा टाइम एंड कोस्ट इफिशिएंट। इसका मतलब है जो कोर्ट के कंपैरिजन में जो आर्बिट्रेशन होता है वो जल्दी हो जाता है और बहुत सस्ता भी रहता है। जैसे ये कोर्ट में हमें बार बार हियरिंग होती है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसके कंपैरिजन में जो हमारा आर्बिट्रेशन है ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ आर्बिट्रेशन इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट arbitration is used to settle disputes between nations, especially over territorial boundaries, trade and water शेयरिंग। के जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कराने में भी जो आर्बिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है। कमर्शियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करवाने में भी हेल्प करती है और लैंड और एम्प्लॉयमेंट इश्यूज को भी सॉल्व करवाने में बहुत हेल्प करती है। जैसे कि लेबर और एम्प्लॉयमेंट के बीच में कोई भी इश्यूज हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो जो ये हमारा होता है आर्बिट्रेशन, इसके थ्रू हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम आ जाते हैं इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके लिमिटेशंस क्या होती हैं और कंक्लूजन। इसके एडवांटेज होती है कि ये नॉन वायलेंट प्रोसेस होता है और हम डायलॉग, फेयरनेस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से को ये इंकरेज करता है, इसके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है इसके कि ज़रूरी नहीं है दोनों पार्टीज ही एक्सेप्ट कर ले आर्बिट्रेटर के डिसीजन को, है ना, ज़रूरी तो नहीं है। नॉट ऑलवेज सुटेबल व्हेन देयर इज़ अ लार्ज पावर इम्बैलेंस। ये ज़रूरी नहीं होता कि जब ज़्यादातर पावर इम्बैलेंस हो। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर दोनों पार्टीज जो आर्बिट्रेटर की बात माने। कंक्लूजन पे आप ऐड कर सकते हो, इस पे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लेना। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीस कीपिंग। कि पीस कीपिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताओ। सबसे पहले पीस कीपिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पीस कीपिंग मीन्स हेल्पिंग टू मेंटेन और ब्रिंगिंग बैक पीस इन एरियाज वेयर देयर हैज बीन अ वॉर और कॉन्फ्लिक्ट। पीस कीपिंग का मतलब है कि दोबारा से पीस लेकर आना उस जगह पर जहाँ पे पहले से कोई वॉर हुई हो या फिर कॉन्फ्लिक्ट हुई हो। ठीक है। इट इज़ यूजुअली डन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द यूएन। ये ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हमारा है यूएन। पीस कीपिंग हेल्प्स टू स्टॉप वायलेंस, प्रोटेक्ट पीपल एंड सपोर्ट पीस टॉक्स। जो पीस कीपिंग है ये हमारा वायलेंस को रोकने में हेल्प करता है, लोगों को बचाने में, प्रोटेक्ट करने में और बात करके ही सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हेल्प करता है, मतलब कोशिश करता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीस कीपिंग। पीस कीपिंग के क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है न्यूट्रल रोल। कि जो पीस कीपर्स होते हैं वो किसी का भी साइड नहीं लेते, वो न्यूट्रल रहते हैं, वो दोनों ग्रुप्स को समझाने की कोशिश करते हैं और दोनों ग्रुप्स उन पे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। सेकंड है हमारा परमिशन फ्रॉम ऑल पार्टीज। कंसेंट लेना। कि जो पीस कीपिंग होती है वो सभी साइड्स के लिए हो सकती है, मतलब सभी को उस पर क्या करना चाहिए, कंसेंट देना पड़ेगा। जैसे कि पीस कीपिंग हैपन्स ओनली व्हेन ऑल साइड्स इन द कॉन्फ्लिक्ट एग्री। दोनों पार्टीज या दोनों साइड या जितनी भी पार्टीज हैं उनको किसी एक बात पर आके क्या करना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा, तभी हम पीस मेंटेन कर सकते हैं। नो यूज ऑफ फोर्स। कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, फोर्स का यूज नहीं करना हमें। ठीक है। जैसे कि किसी भी वेपन्स का हमें यूज नहीं करना और तब तक नहीं करना जब तक हमें अपने सेल्फ डिफेंस का ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। जब हमें सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत होगी तभी हमें वेपन्स का यूज़ करना है, अदरवाइज हम डायलॉग और नेगोशिएशन से भी पीस मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा डन बाय इंटरनेशनल ग्रुप। जो मोस्ट पीस कीपिंग इज डन बाय द यूनाइटेड नेशन विद द हेल्प ऑफ मैनी कंट्रीज दैट स्पेंड देयर सोल्जर्स एंड पुलिस। कि हम क्या कर सकते हैं, जो पीस कीपिंग है मेंटेन कर सकते हैं किसी भी इंटरनेशनल ग्रुप के थ्रू, जैसे कि हमारा यूएन है। ठीक है। बाकी कंट्रीज़ की हेल्प से हम क्या करते हैं, पीस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन। सबसे पहला और कॉमन गोल होता है कि हम सिविलियन को प्रोटेक्ट करें। अ मेजर जॉब इज टू प्रोटेक्ट कॉमन पीपल इंक्लूडिंग स्पेशली women एंड चिल्ड्रन। सिक्स्थ है वॉचिंग एंड रिपोर्टिंग।
Peacekeepers watch whether both sides are following peace agreements and report if something goes wrong. कि जो पीस कीपर्स होते हैं वो उनको उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो देखें कि जो दोनों पार्टीज़ हैं वो पीस एग्रीमेंट को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। अगर कोई गलत कर रहा है तो हमें उसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट एक्शंस भी ले सकते हैं। सेवंथ पॉइंट इज सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी। दे हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शंस, रीबिल्डिंग government institutions and training police to maintain peace. Eighth is temporary work. पीस कीपिंग इज नॉट परमानेंट, जैसे कि हमें पता है कि पीस कीपिंग परमानेंट नहीं होती, तो इट एंड्स व्हेन पीस रिटर्न्स एंड लोकल अथॉरिटीज कैन मैनेज देयर ओन। कि जो पीस है वो जो लोकल बॉडीज को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि आप लोग भी हेल्प करो पीस मेंटेन कराने में। 9 पॉइंट इज टीम ऑफ सोल्जर्स प्लस पुलिस प्लस सिविलियन। कि मॉडर्न पीस कीपिंग में क्या क्या आ जाते हैं, आर्मीज, पुलिस, सिविलियन, एक्सपर्ट, इनके थ्रू भी हम पीस मेंटेन कर सकते हैं। हम सब मिलकर, मतलब ये सब मिलकर काम कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए। लास्ट में कंक्लूजन हम लिख सकते हैं, पीस कीपिंग इज अ पीसफुल एंड हेल्पफुल मेथड टू स्टॉप वॉर, प्रोटेक्ट पीपल एंड बिल्ड अ पीसफुल सोसाइटी। कि जो पीस कीपिंग है ये एक बहुत हेल्पफुल मेथड है वॉर स्टॉप करने के लिए, पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक पीसफुल सोसाइटी बनाने के लिए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11th में, जो कि है हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीस ट्रेडिशन। तो पीस ट्रेडिशन होता क्या है? पीस ट्रेडिशन का मतलब है शांति और अहिंसा को प्रमोट करने वाले विचार, ठीक है, या परंपराएं, उसे हम क्या कहते हैं? पीस ट्रेडिशन। ये ट्रेडिशन जो हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें इंसानियत से रहना चाहिए, कैसे हमें दया भाव रखना चाहिए, कैसे हमें डायलॉग और जस्टिस के साथ जीना चाहिए, है ना। और ये वैल्यूज़ जो है हमें रिलीजन और हमारी सोसाइटी को लेकर सोच, हमारे लीडर्स की सोच से कैसे मिलती है, ठीक है। इसका क्या मोटिव होता है? इसका मोटिव होता है कि कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट्स और कैसे हम इश्यूज़ को बात करके सुलझा सकते हैं, है ना, कैसे हम पीस मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद इसके जो कोर एलिमेंट्स है पीस ट्रेडिशन के वो देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा नॉन वायलेंस, कि कैसे जो हमारी सेंट्रल वैल्यू है ये हमारी नॉन वायलेंस ही है। जैसे कि जो भी हमारे रिलीजन है या गांधी जी के थॉट है वो क्या मतलब क्या मीनिंग है उसका? उसका मीनिंग है कि वो यही चाहते हैं कि हमें नॉन वायलेंस के साथ रहना चाहिए, हमें किसी को भी हार्म नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे वो थॉट हो, वर्ड हो या एक्शन हो। सेकेंड इज ट्रूथ एंड जस्टिस, कि पीस ट्रेडिशन stress the importance of truthfulness, satya, and fairness in human relationships, believing that justice is the key of lasting peace। कि जस्टिस और ट्रुथ एक ऐसा तरीका है जिससे हम लॉन्ग लास्टिंग पीस मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड इज फॉरगिवनेस एंड कंपैशन, encouragement of kindness, empathy and reconciliation over revenge और hatred। कि हमें काइंडनेस दिखानी चाहिए, एम्पैथी रखनी चाहिए, किसके बदले? हेट्रेड के बदले और रिवेंज के बदले। फोर्थ इज डायलॉग ओवर कॉन्फ्लिक्ट, कि हम बातचीत करके, नेगोशिएशन करके, डिस्कशन करके, ठीक है, हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकते हैं पीसफुली। पॉइंट फिफ्थ इज स्पिरिचुअल फाउंडेशन, मैनी पीस ट्रेडिशन आर रूटेड इन रिलीजियस टीचिंग। जो भी पीस ट्रेडिशन है ज़्यादातर हमें रिलीजन टीचिंग से मिलते हैं, जैसे कि हम बुद्धिज्म में भी देखते हैं वो भी माइंडफुलनेस की और कंपैशन की बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी देखते हैं वो प्यार और फॉरगिवनेस की बात करते हैं, इस्लाम एम्फसाइजेस जस्टिस एंड पीस। जो वर्ड इस्लाम है उसका खुद मतलब ही पीस होता है। हिंदुज़्म और जैनिज़्म भी अहिंसा और टॉलरेंस की बात करते हैं। और गांधी जी की बात भी करें अगर हम, सत्याग्रह में उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब फोकस किया है किस पे? नॉन वायलेंस पे। अब हम आते हैं अपना रिलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी टाइम, कि जो ये हमारा है पीस ट्रेडिशन, इसका आज के टाइम में क्या रेलेवेंस है? इन द एज ऑफ मार्क बाय कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस एंड वॉर, पीस ट्रेडिशन रिमाइंडेड ह्यूमैनिटी द पावर ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, ethical living and mutual respect. They serves as the valuable resources of peace building, conflict transformation, restorative justice। ये कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कराने में, वायलेंस, वॉर, इन सब को कम कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर हम नॉन वायलेंट वेज अपनाएं, एथिकल लिविंग रखें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, तो हम वॉर को कम कर सकते हैं। इसका कंक्लूजन आप ऐड कर सकते हैं कि पीस ट्रेडिशन offer more than just spiritual guidance. They provide practical framework for resolving
कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोटिंग सोशल हार्मनी। कि पीस कॉन्फ्लिक्ट ना ही सिर्फ स्पिरिचुअल गाइडेंस देता है हमें, ये हमें प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क भी देता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी देता है, और हम कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? नॉन वायलेंस के थ्रू, डायलॉग, नेगोशिएशन, डिस्कशन, इन सब के थ्रू। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पेजेस थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, ठीक है। वो जो अभी हमने क्वेश्चन किए है ये वाला, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10th है, और अब हम अपना करें क्वेश्चन नंबर 11th। तो इसमें हमें ह्यूमन नेचर के बारे में अपने व्यूज़ देने हैं कि ह्यूमन नेचर एसेंशियली एग्रेसिव होता है या नहीं, ठीक है। इस पे हमें अपने व्यूज़ देने हैं। तो बहुत सारे पीपल या स्कॉलर्स वो बोलते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नेचुरली एग्रेसिव होते हैं। इसका मतलब है कि उनके अंदर ही वॉयलेंस, एंगर और फाइट करना किसी भी चीज़ के लिए वो उनके नेचर में होता है। लेकिन कुछ कहते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो बॉन्ड नहीं होते वॉयलेंट के साथ, वो उन्हें सिचुएशन और सोसाइटी के थ्रू उनके नेचर में आ जाती है। क्या चीज़? एग्रेसिवनेस, वॉयलेंस, ये उनको इन्वायरमेंट के थ्रू मिल जाती है। उनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो उन्हें एग्रेसिव बना देते हैं। तो वाई सम पीपल से दैट ह्यूमंस आर एग्रेसिव बाय नेचर। कुछ कुछ लोगों ने कहा कि जो ह्यूमंस है वो नेचर से ही एग्रेसिव होते हैं, ठीक है, मतलब उनके नेचर में ही होती है एग्रेसिवनेस। फर्स्ट है बायोलॉजिकल रीजन। साइंटिस्ट लाइक फ्रॉइड एंड Lawrence say that humans have natural instinct like animals. They say we fight because it's in our body and brain from birth. ये दोनों बोलते हैं कि जो ह्यूमंस हैं उनकी बॉडी और ब्रेन में ही होता है एग्रेसिवनेस या लड़ाई झगड़ा। सेकंड है हिस्ट्री ऑफ वॉर्स। इफ वी लुक एट हिस्ट्री वी हैव ऑलवेज बीन वॉर्स एंड वायलेंस। कि हम अगर हिस्ट्री में भी अगर हम देखें, हमने बहुत सारी वॉर्स की, वायलेंस किए, तो ये हमें दिखाता है, ये प्रूव करता है कि जो ह्यूमन है वो नेचर से ही एग्रेसिव होते हैं। थर्ड पॉइंट इज इमोशंस लाइक एंगर। Feelings like anger, fear, jealousy are natural. When people can't control them, they become violent or aggressive. जो हमारे अंदर फीलिंग्स होती है, चाहे वो फियर हो, एंगर हो, जेलसी हो, ये हमें नेचुरली मिलती है, ठीक है। हम नेचुरली बिहेव कर देते हैं। तो ये फीलिंग्स हम कंट्रोल नहीं करते, इसलिए हमें ये बोल रहे हैं कि ये नेचुरल ही इनके ह्यूमंस के अंदर ही वॉयलेंस और एग्रेसिवनेस होती है। लेकिन कुछ जो पीपल हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि जो ह्यूमन है वो नेचर से एग्रेसिव नहीं होते। फर्स्ट पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन सोसाइटी। कि पीपल जो बिहेव करते हैं वो ज़्यादातर पॉवर्टी, इनजस्टिस या बैड सिचुएशंस की वजह से करते हैं। वो बाय बर्थ या बाय बॉर्न वो क्या होते हैं? नेचुरली एग्रेसिव नहीं होते। सेकेंड पॉइंट इज डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बिहेवियर। कि कुछ सोसाइटी बहुत ज़्यादा पीसफुल होती है, कुछ सोसाइटीज़ में जो लोग उनके कल्चर वो पीसफुल नहीं होते। तो जो एग्रेशन है वो क्या होता है? लर्न किया जाता है, वो इनबॉर्न नहीं होता। थर्ड पॉइंट इज ह्यूमंस कैन ऑल्सो बी काइंड। वी ऑल्सो सी लव, कोऑपरेशन, पीस इन ह्यूमंस। जैसे कि महात्मा गांधी बोलते हैं कि नॉन वायलेंस से रहना चाहिए, उससे ही हमारा रियल पीस आता है। वही हमारा क्या है? रियल नेचर है ह्यूमंस का। कंक्लूजन आप ऐड कर सकते हैं, इट इज़ नॉट fully true that humans are always aggressive by nature. We have both good and bad sides. कि हम ये नहीं कह सकते कि जो ह्यूमंस है वो हमेशा ही एग्रेसिव होते हैं, हमारी दोनों साइड्स होती हैं, गुड और बैड। हम क्या करते हैं? सराउंडिंग से सीख जाते हैं बिहेव करना। विद प्रॉपर एजुकेशन, पीस वैल्यूज एंड केयर वी कैन चेंज और चूज पीस ओवर वायलेंस। हम अपनी प्रॉपर एजुकेशन और पीस वैल्यूज और केयर के थ्रू हम अपनी पीस चूज कर सकते हैं वॉयलेंस के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे हम तो इस क्वेश्चन पे ये हमारी वीडियो ख़त्म होती है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से एग्ज़ाम करना, और ये बात ध्यान रखना कि ये जो एग्ज़ाम है वो हमारा 50 मार्क्स का होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।